नील के हाथों होने वाली अपनी दुर्दशा से अनजान कल्पित लगातार हंसे जा रहा था। वहीं हिमांशी ने कल्पित को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने केवल उसकी हंसी सुनी और मन ही मन प्रसन्न होकर सोचा, हंसो हंसो, तुम जितना अधिक हंसोगे उतने ही अधिक दुखी होगे। उधर कुछ देर की हंसी के बाद राजकुमार कल्पित के चेहरे पर मुस्कान भी पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह एक चंचल और जानलेवा अभिव्यक्ति ने ले ली। फिर वो अचानक बोला, बहुत समय हो गया है जब मैं ऐसे साहसिक द्वितीय जीवन रूप से मिला हूं। इतना कहकर उसने तेज आवाज में पुकारा, जीवेश। जैसे ही उसकी आवाज गिरी तभी स्वर्ण पंख कबीले के एक सदस्य ने अपने पंख फड़फड़ाए और उनकी ओर मुड़ गया। जीवेश नाम का यह व्यक्ति ज्वारीय झील का रक्षक था और उसका दायित्व यहाँ व्यवस्था बनाए रखना था। अगर कोई योद्धा यहाँ कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत करता था तो उसे निष्कासित कर दिया जाता था। लेकिन अनंत दिव्य लोक की महाशक्तियों के साथ अपने संबंध के कारण उन्हें कई तरह की चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता था। जब तक कल्पित जैसा कोई व्यक्ति किसी को जान से नहीं मारता तब तक स्वर्ण पंख कबीला भी अपनी आंखें मूंदे रखता है। इसलिए कल्पित और उसके समूह का सामना करते समय कई बाहरी योद्धाओं ने गुस्सा होने के बाद भी कुछ कहने का साहस नहीं किया। जीवेश नाम के योद्धा ने हवा में मंडराते हुए पूछा, राजकुमार कल्पित, क्या बात है? आज मैं अपने नियमों को तोड़ने और किसी को मारने जा रहा हूं। कल्पित ने दृढ़ता से कहा, जैसे कि इस वाक्य ने पहले ही नील को मौत की सजा दी थी हो। ये सुनकर जीवेश के चेहरे पर झिझक दिखाई देने लगी और वो अचानक बोला, लेकिन ये तो बहुत परेशानी भरा होगा। स्वर्णपंख कबीला अन्य 5 कबीलों के समान ही था। वो सभी योद्धाओं के लिए साधना की पवित्र भूमि थी। कुल मिलाकर वो काफी निष्पक्ष थे, लेकिन राजकुमार कल्पित के समूह के लिए अपवाद बनाना अनुचित नहीं था। तभी कल्पित ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें बस अपने सरदार को जानकारी देने की जरूरत है, बाकी बातें मेरा मेघवंशी परिवार संभाल लेगा। ठीक है। इतना कहकर जीवेश वहां से पीछे हट गया। वैसे भी जीवेश को स्वर्णपंख कबीले में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं माना जाता था। क्योंकि कल्पित पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने को तैयार था तो ये शब्द पर्याप्त थे। वैसे भी उसे बाहरी योद्धाओं के जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। महिदर जाति की तरह सभी 6 कबीलों में बाहरी योद्धाओं की अच्छी छाप नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था कि ये लोग उनकी पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं और उनके कबीले की चीजें मुफ्त में ले जाते हैं। इसके बाद कल्पित ने नील की ओर देखा और अपने चेहरे पर क्रूर भाव लाते हुए बोला, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। मूल आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने की अपनी विधि सौंप दो और अपनी साधना को नष्ट कर लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जीवित रहने का मौका दे सकता हूं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कल्पित नील को जीवित छोड़कर बहुत उदार हो रहा था, लेकिन अपनी साधना नष्ट करना मृत्यु से भी बदतर होगा। तभी कल्पित के पीछे मौजूद योद्धा भी चिल्लाने लगे। एक योद्धा ने तेज आवाज में कहा, बच्चे, तुम्हें इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। इस पर एक अन्य योद्धा ने भी चापलूसी भरे शब्द में कहा, सही कहा, एक बार जब राजकुमार कल्पित ने कोई कदम उठाया तो तुम्हें पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वास्तव में चाहे वो कल्पित हो या उसके पीछे के योद्धा, उन्हें यह समझ में नहीं आया था कि नील की मूल आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने की विधि कितनी असामान्य थी। उन्हें बस लगा कि जरूर नील किसी गुप्त विधि का उपयोग कर रहा था। आखिरकार वो कैसे जान सकते थे कि नील के पास ऐसी कोई गुप्त विधि ही नहीं थी, बल्कि वो ऐसा केवल अपनी अराजक ऊर्जा के कारण कर पा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि कल्पित उस विधि को प्राप्त कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वो कल्पित से उसे उनके साथ साझा करने का निवेदन करेंगे, जिसके बाद वो लोग एक एक मंच पर कब्जा करके पूरी ज्वारीय झील पर एकाधिकार कर सकते हैं। तभी हिमांशी ने उन मूर्खों के समूह पर नजर डाली और उसके चेहरे पर उपहास का भाव आ गया। हालांकि अनंत दिव्य लोक के बाहरी योद्धाओं के समूह ने हिमांशी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी छोटी बहन चंद्रिका ने उसके भाव देखे तो वह हैरानी के साथ धीमी आवाज में बोली, ये किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? तभी हिमांशी ने भी चंद्रिका की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस पर चंद्रिका ने उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल जाएगा? लेकिन हिमांशी ने कुछ समझाया नहीं। अगर नील कल्पित को मार सकता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी। इससे उन्हें बहुत परेशानी से बचाया जा सकेगा और उसकी मासूम बहन के भ्रमित विचार भी दूर हो जाएंगे। दैवीय निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने के बाद से ही दोनों बहनें इस बारे में लड़ रही थी। हालांकि मेघवंशी परिवार की तुलना चक्रवर्ती परिवार से की जा सकती थी, लेकिन हिमांशी ने राजकुमार कल्पित की बुरी प्रतिष्ठा और अय्याशियों के बारे में सुना था। मेघवंशी और चक्रवर्ती परिवारों के बीच पीढ़ियों से विवाह होता चला आ रहा था, लेकिन हिमांशी अपनी बहन को कल्पित जैसे नीच व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहती थी। मेघवंशी परिवार में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे और उनमें से कोई भी इस व्यक्ति से अधिक विश्वसनीय था। वहीं जब कल्पित ने देखा कि नील अभी भी उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो इसे और सहन नहीं कर सका। अगले ही पल उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और उसने हत्या के इरादे के साथ अपनी पतली तलवार नील की तरफ लहरा दी। उसी समय आसपास की आध्यात्मिक शक्ति में भी बेतहाशा वृद्धि होने लगी, यहाँ तक कि उनके नीचे का काला पानी भी हिलोरे लेने लगा। उसकी तलवार की गति बहुत तेज थी और वो पलक झपकते ही नील के सामने आ गई। दुर्भाग्य से कल्पित ने नील को कम आंका था। अगर कल्पित को नील की ताकत के बारे में पता होता तो वो उसे कम नहीं आंकता और आध्यात्मिक शक्ति से बनी तलवार के बजाय सीधे महान आकांक्षा तकनीक का उपयोग किया होता। मुख्य बात यह थी कि नील के ब्रह्मांड मंडल की साधना बहुत भ्रमित करने वाली थी। उसके अनुसार ऐसे प्रतिद्वंदी को तलवार के एक ही बार से मारा जा सकता था। लेकिन जब वो तलवार नील के सामने आई तो उसके चेहरे पर अचानक उपहास का अंश दिखाई दिया और उसने अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाते हुए तलवार को बीच में ही रोक दिया। किंतु नील यहीं पर नहीं रुका और हाथ के हल्के झटके से वो पतली तलवार टुकड़ों में बिखर गई। इसी के साथ नील का दूसरा हाथ अचानक बढ़ा और उसने हैरान कल्पित की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने जोर से दबाव डाला और कल्पित के सिर को मंच पर दबाते हुए तेजी से आगे बढ़ा, जिससे कल्पित का सुंदर चेहरा पूरे रास्ते मंच से रगड़ता रहा और उस रगड़ से मंच पर दिल दहला देने वाली खून की लकीर बन गई। वहीं अच्छा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे योद्धाओं के चेहरों की फीकी मुस्कान अचानक जम गई। इस समय हर कोई मूर्ति की तरह जम गया था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। आखिर वो कैसे कल्पना कर सकते थे कि कल्पित इस ब्रह्मांड मंडल के द्वितीय जीवन रूप से इतना कमजोर होगा? नील ने कल्पित पर दबाव डाला और मंच के किनारे तक पहुंच गया। जब बीच के कुछ योद्धाओं ने यह दृश्य देखा तो वो तेजी से एक और हट गए, लेकिन बाहरी योद्धाओं में से एक समय पर चकमा नहीं दे सका और सीधे नील से टकरा गया, जिससे उसका शरीर रेत के बोरे की तरह पीछे के काले पानी में गिर गया। जैसे ही वो योद्धा काले पानी में गिरा, नील ने कल्पित को भी लात मारकर काले पानी में डाल दिया। हालांकि वो काला पानी मूल आध्यात्मिक शक्ति से बना है, इसलिए उसमें गिरने से कोई खतरा नहीं था, लेकिन सभी ने स्पष्ट रूप से देखा था कि राजकुमार कल्पित के ज्वारीय झील में गिरने से पहले ही उसका चेहरा पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। तुम सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली चंद्रिका थी।
दैवीय निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने के बाद वो संयोग से कल्पित से मिली थी। रास्ते में कल्पित ने हर संभव तरीके से उसकी चापलूसी की और सभी प्रकार के लुभावने शब्दों का उपयोग किया। आखिरकार वो बहुत छोटी थी और उसके पास ज्यादा अनुभव भी नहीं था, इसलिए वो कल्पित की चिकनी चुपड़ी बातों में गहराई तक डूब गई और उसने कल्पित को अपने प्रेमी के रूप में देखा। शुरुआत में हिमांशी ने उसे अपने साथ रहने पर जोर दिया, लेकिन उसकी जिद्दी छोटी बहन ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और अंत में वो साधना करने के लिए स्वर्णपंख कबीले में चली आई। लेकिन कौन जानता था कि अचानक हिमांशी लौट आएगी और एक असभ्य युवक को अपने साथ ले आएगी। यह लड़का केवल एक द्वितीय जीवन रूप प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना अहंकारी था। ऐसे में कल्पित द्वारा उसे अच्छा सबक सिखाना ही सही था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही कल्पित को इतने अपमानजनक तरीके से काले पानी में फेंक दिया जाएगा। इससे वो तुरंत क्रोधित हो गई। अचानक उसके शरीर से एक हरे रंग का प्रभामंडल फैल गया और वो नील पर हमला करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी आंतरिक दुनिया सील हो गई है और वो उसके साथ बिल्कुल भी संवाद नहीं कर सकी। तभी उसने अपना सिर घुमाया तो उसे हिमांशी के हाथ में एक दिव्य मंत्र दिखाई दिया। तभी हिमांशी ने अपने कंधे उचकाए और मंच की दूसरी ओर इशारा करते हुए बोली, चुपचाप तमाशा देखो। वहीं जब नील ने कल्पित को काले पानी में लात मारी तो अन्य योद्धाओं ने भी उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अनंत दिव्यलोक के ये सभी योद्धा शक्ति और प्रभाव वाले व्यक्ति थे। वरिष्ठ और अपने परिवार के प्रभाव के अनुसार उनके लिए समूह बनाना आसान था। कल्पित की स्थिति को शीर्ष लोगों में से एक माना जा सकता है, फिर भला अन्य लोग नील की हरकत को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन नील की ताकत इस बार तेजी से बढ़ी थी, इसलिए इन अर्ध महामंडलेश्वरों का उल्लेख करना तो दूर, उसने स्वर्णपंख कबीले को भी गंभीरता से नहीं लिया था। ऐसे में जब उन लोगों ने उस पर हमला किया तो परिणाम को दुखद ही कहा जा सकता था। इस समय नील की आकृति लगातार टिमटिमा रही थी। हर बार जब वो किसी योद्धा के पास जाता तो चाहे वो किसी भी तरह के हथियार का उपयोग करता, नील उसे उंगली से तोड़ देता और फिर उसे मुक्का मारकर काले पानी में फेंक देता। वो किसी भूत और बिजली की तरह तेज था, जिसके जबरदस्त प्रभाव के बीच वो योद्धा गंभीर रूप से घायल हो रहे थे। इस तरह मंच पर मौजूद लगभग आधे योद्धा पलक झपकते ही गायब हो गए और केवल कुछ ही बचे रह गए। मैंने हमला नहीं किया। अंत में एक मोटे योद्धा की बात सुनकर नील की मुट्ठी आखिरकार उसके सामने रुक गई। ये देखकर मोटा व्यक्ति मासूमियत से मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वो कोई कदम उठाने वाला था तभी नील ने अचानक जोर लगाया और वो मोटा व्यक्ति अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी सहित काले पानी में गिर गया। उसी समय नील ने पलटकर वहां उपस्थित बाहरी योद्धाओं पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, मैं इतना क्रूर नहीं हूं कि तुम्हारे पैर काट दूं, लेकिन क्या तुम लोग खुद ही जाना चाहते हो या फिर मैं तुम्हारी मदद करूं? अचानक वहां का दृश्य फिर से शांत हो गया। दर्शन ने काफी समय पहले ही स्वीकार कर लिया था कि नील एक राक्षस था, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद तलवार ने ऐसा कहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी भी इस लड़के को कम आंका है। दूसरी तरफ लक्षिता कमलनाथ भी हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते नील ने पहले ही सब कुछ हल कर दिया था। इस समय उनकी भावना का वर्णन करना कठिन था। लक्षिता और कमलनाथ ने साधना की पवित्र भूमि में बहुत जल्द ही प्रवेश कर लिया था और मूल आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात करने के बाद उन्हें लगा कि उनकी प्रगति बहुत तेज है। लेकिन अब नील के प्रदर्शन को देखने के बाद उनका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास बुरी तरह टूट गया था। आखिरकार नील की प्रगति की गति अकल्पनीय रूप से तेज थी, लेकिन उनके दिलों में अभी भी कुछ चिंताएं थी। हालांकि नील इन बाहरी योद्धाओं को परास्त कर रहा था, लेकिन स्वर्णपंख कबीला इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। ऐसे में अगर स्वर्णपंख कबीले ने नील को दोषी ठहराया तो वो इससे कैसे निपटेगा? चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो पूरे स्वर्णपंख कबीले के खिलाफ नहीं लड़ सकता था, है ना? दूसरी तरफ मंच पर मौजूद अन्य योद्धा कुछ देर तक चुप रहे और उनके चेहरों पर अनिच्छा के भाव थे। अनंत दिव्यलोक में भी इन लोगों को बहुत अहंकारी और दबंग माना जाता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दैवीय निषिद्ध भूमि में एक द्वितीय जीवन रूप उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करेगा। इस तरह से भगाया जाना बहुत बड़ा अपमान था। अगर भविष्य में ये बात अनंत दिव्यलोक तक फैल गई तो वो लोग मजाक का पात्र बन जाएंगे, लेकिन इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब कल्पित जैसा व्यक्ति भी नील का सामना नहीं कर पाया तो भला वो लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? इसलिए कुछ देर की खामोशी के बाद पहला योद्धा अपमान से भरा चेहरा लेकर मंच से चला गया। इस तरह पलक झपकते ही मंच पर मौजूद सभी योद्धा जा चुके थे। केवल नील, लक्षिता, कमलनाथ, दर्शन और चक्रवर्ती परिवार की दोनों बहनें बची थी। उसी समय नील ने अपना सिर घुमाया और हिमांशी और उसकी बहन को देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चले जाओ। जब हिमांशी ने यह सुना तो वो हैरान रह गई। तो क्या होगा आगे? क्या नील का यह कृत्य पूरे स्वर्णपंख कबीले को उसके खिलाफ कर देगा? और क्या सचमुच नील हिमांशी और उसकी बहन को भी मंच से दूर कर देना चाहता है? आखिर क्या धमाल मचाने वाली है अब नील और उसके साथियों की जोड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा।